हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम के लिए मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 16। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले हमने टोटल 15 पार्ट्स अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई जो है 54 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आयत कैसा होता है, जिसकी क्या है दो भुजाएं समान होती है। मतलब आमने सामने की भुजा क्या है, ये और ये भुजा क्या है समान है, और ये भुजा और ये भुजा समान है। और ये क्या होती है लेंथ होती है लंबाई, और ये क्या होती है बिट एल और बी। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें यहाँ पर गिवन क्या वो हम लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई दी हुई है, मतलब बिट जो दी हुई है हमें, बी बराबर कितना दिया हुआ हमें यहाँ पर 54 सेंटीमीटर, मतलब 54 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और लास्ट में पूछा क्या है पेरीमीटर, मतलब इसका परिमाप हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पर पता है कि क्षेत्रफल जो है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीट मतलब चौड़ाई जो है वो 54 सेंटीमीटर, और परिमाप हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है एल इंटू बी। अब यहाँ पर एल इंटू बी हमें कितना दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल 1080 1080 बराबर एल इंटू बी, मतलब लेंथ हमें ज्ञात करना है, और बी हमें कितना दिया हुआ है 54। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। तो 54 से कितनी बार कैंसिल हो गए, 54 का डबल कितना होता है 108, मतलब 20 बार। तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर अगर ये पूछता है कि आयत की जो है वो लंबाई बताओ तो 20 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हमें क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करना है कि इसका परिमाप क्या होगा, मतलब पेरीमीटर हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में क्या होता है लेंथ प्लस बिट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 और लंबाई पता है, लंबाई कितनी है 20 प्लस उसके बाद चौड़ाई कितनी है 54 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या आयत का परिमाप ज्ञात हो जाएगा, तो 2 और इन दोनों का योग कितना होगा 20 और 54 कितना होगा यहाँ पर 74। अब 74 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 74 का डबल कितना होगा 148 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 148 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा, मतलब सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें वो भी हम देख लेते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है समान, मतलब तीनों भुजाएं क्या होती है यहाँ पर सारी भुजाएं क्या समान होती है, ए और ए, मतलब तीनों भुजाएं यहाँ पर क्या होती है समान, ए बी सी मान लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर क्या होती है इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब अभी हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। उसके बाद ज्ञात क्या करना है हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कंडीशन हमें दी हुई है, मतलब परिमाप। तो यहाँ पर जो हमें ये परिमाप दे रखा है 48, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की क्या होती है सभी भुजाएं क्या बराबर होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी। तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a, मतलब तीनों भुजाएं योग, मतलब तीनों भुजाएं समान, मतलब क्या तीनों भुजाओं का योग। तो ए तीनों का योग करेंगे तो कितना होगा 3a। अब यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 48 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 3a। अब इसको यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा
3 एकम 3, 3 छंग कितना होगा 18। तो ए मतलब ए बराबर भुजा कितनी हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16। मतलब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि भुजा कितनी है, तीनों भुजाएं क्या 16 होगी। अब यहाँ पर अब हमें भुजा तो पता चल गई, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर मैं आपको बता देता हूँ √3/4 और यहाँ पर क्या होता है a² होता है, √3/4 a²। अब हमें यहाँ पर √3 तो सेम ऐसा ही होगा, उसके बाद 4 भी ऐसा ही, उसके बाद a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 × 16। बस यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, 4 चौक 16, 16 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 64 और √3 ऐसा ही रहेगा। और क्षेत्रफल है तो क्या सेंटीमीटर² में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, थर्ड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 होगा। तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, इनकी आयु का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये महाजन को हम m से डिनोट कर लेते हैं और संजय को s से। मैं इस सवाल को आपको मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ये x से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमें x जिस सवाल में x का काम नहीं उसको हम फॉलो भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर वर्तमान आयु का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो कितना है, वर्तमान 8:7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात, मतलब 6 वर्ष पश्चात मतलब क्या, प्लस मतलब पश्चात और माइनस मतलब पूर्व, कितना हो जाएगा यहाँ पर 19:17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, मतलब 19 और 17 का, तो कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब अगर 19 का मल्टीप्लाई मैं 7 में करूंगा तो 19 से कितना होगा 133। उसके बाद 17 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 136। और यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो भी यहाँ पर संख्या होती है, मतलब अभी यहाँ पर फिलहाल में क्या है 6 और यहाँ पर हमने क्या ज्ञात करा 2/3, तो 2/3 और ये जो भी संख्या होती है ना उसको मल्टीप्लाई में लेके आते हैं। तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या होगा 6, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 2 टाइम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 4। अब यहाँ पर हम m में मतलब महाजन में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 × 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 4 32। अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 8 का मल्टीप्लाई 2 × 2 में करेंगे तो यहाँ पर एक काम करो 4 लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना होगा 32। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे तो s की आयु आ जाएगी यहाँ पर, मतलब संजय की। तो संजय की क्या हो जाएगी यहाँ पर 7 × 4 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 चौक 28। अब हमें यहाँ पर बताना क्या है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी ये जो आयु है रेशियो क्या है, वर्तमान का रेशियो है 8:7, तो आयु भी क्या है ये वर्तमान की। अब 10 वर्ष पश्चात बाद का पूछा है तो मैं इसमें 10 जोड़ देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 42, और ये 10 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, इसमें भी 10 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 38। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या है कि इन दोनों की आयु का अनुपात मतलब डिफरेंस, तो ये है 42 और ये है 38, तो इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना होगा 4 वर्ष, मतलब 4 ईयर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष इज राइट आंसर। तो ए इज राइट आंसर होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कुशल है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में करेगा। मतलब सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है 12 दिन में, मतलब 12 डेज में। अब यहाँ पर किया गया नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि बी ए की तुलना में कितना अधिक कार्य कुशल है 50% है। तो निकालना क्या है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, मतलब ये क्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी परसेंटेज में बात होती है ना, जैसे भी क्या 50% अधिक कार्य कुशल है तो हमें 100 में जोड़ के लिखना है। तो ए का अगर टोटल काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/12, ये तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद बी जो है वो 50% अधिक कार्य कुशल, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 150
और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ से क्या है, हमें बी का कार्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमको सिंपली इसको सोल्व कर लेना। तो यहाँ से 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 25 छंग 150, 25 से 4 बार, और 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, 6 से कितनी बार होगा, 2 बार। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 × 4 8, मतलब बी एक दिन का कार्य जो है वो 1/8, तो टोटल कार्य कितना होगा 8 दिन में। मतलब बी जो है उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 8 डेज में। मतलब यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए इज राइट आंसर, मतलब फर्स्ट वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। अब लास्ट लाइन में क्या बोला, यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। मतलब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि डी को जो है वो टोटल कितने % अंक यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखते हैं हम, तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अब मैं जैसे आपको इतने सारे मैंने पार्ट्स अपलोड कर दिए मैथ्स के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी परसेंटेज में बात होती है तो कमी होती है तो 100 में जोड़ो, और वृद्धि होती है तो 100 में, कमी होती है तो माइनस करो, और वृद्धि होगी तो 8 करो। मतलब कहने का मतलब ये, जब भी कमी होगी तो 100 में से माइनस करेंगे और वृद्धि होगी तो क्या होगा 100 में जोड़ेंगे। मतलब फिलहाल यहाँ पर पहली लाइन में क्या कहा गया है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम, मतलब ए जो है वो किस पे डिपेंड है, यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा फंडा है, बी पे डिपेंड है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि बी को 100 मिले तो ए को कितने मिले होंगे, माइनस कर लो 10, 90 मिले होंगे। ठीक है, मतलब ये हमारी फर्स्ट लाइन सोल्व हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब बी जो है वो किस पे डिपेंड है, सी पे डिपेंड है। तो मैं अगर सी को मान लेता हूं यहाँ पर 100, तो बी को कितने मिले होंगे, 100 में 25 जोड़ लो 125। अब नेक्स्ट लाइन ये बोला गया है कि सी को डी की अपेक्षा 20% अंक कम मिले, मतलब सी पूरी तरीके से कहां पर डिपेंड है, डी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर 20% कम है तो माइनस कर लो 80। अब यहाँ पर क्या है, हम इनको रेशो में चेंज कर लेते तो रेशो हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या रेशो, यहाँ पर भी रेशो, यहाँ पर भी रेशो, मतलब यहाँ से क्या होगा, ए बी सी और डी तीनों का क्या मिल जाएगा, हमें रेशो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 90 और 100, तो इसके बाद में जो लास्ट वाला नंबर होगा वही बैठेगा 100, और इसके भी बाद में कौन बैठेगा, 100 बैठेगा। अब यहाँ पर इसके आगे वाला नंबर बैठेगा तो क्या होगा 125, और यहाँ पर इसके पीछे वाला मतलब 100, और यहाँ पर देखो आगे वाले बैठेगा मतलब 80:80, मतलब कुल मिला के ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सबको सोल्व करेंगे तो हमें ए बी सी और डी के पर्टिकुलर रेशो मिल जाएंगे। अब या तो एक फंडा ये हो सकता है कि हम तीनों का मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिखें, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, फिर बी में भी यही करें, फिर सी में भी और डी में भी। लेकिन जो संख्या कट रही है वो यही अनुपात में हम कैंसिल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 125, फिर 125 100, मतलब 25 से कैंसिल हो जाएगा। ये 25 से कितनी बार होगा, 5 बार, 25 से 5 बार, फिर ये 25 से कितनी बार होगा, 4 टाइम हो जाएगा। ये 25 से कितनी बार होगा, 4 टाइम। अब नीचे 80 80 80 और 100, मतलब ये कितनी बार, 20 से 4 टाइम, 20 से 4 टाइम, 20 से ये भी 4 टाइम, और ये 20 से 5 टाइम हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 9 का मल्टीप्लाई 4 में करो 36, और 36 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 रेशो। अब यहाँ पर क्या है, 10 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो कितना होगा 40, और 40 का मल्टीप्लाई 5 में, मतलब कितना हो गया 200 हो गया। अरे 5 चौक 20 और 20 और 10 कितना हो जाएगा 200। उसके बाद यहाँ पर क्या 4 चौक 16 और 10 160। उसके बाद फिर रेशो। अब यहाँ पर जो है 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20, और 10 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये हमने क्या करा, अब जो नहीं कर, अब यहाँ पर जैसे इसको अगर और सोल्व कर लेते हैं हम तो एक बार और कैंसिल हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको और कैंसिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या 1 0 से 1 0, फिर 0 से 0, 0 से 0, सब 0 कैंसिल हो गए। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल कर लेते तो कितनी बार होगा, 2 से 9 टाइम, फिर 10 और 8 टाइम, और फिर 10 टाइम। मतलब ए बी और सी और डी, ए का रेशो, बी का रेशो, सी का रेशो और डी का रेशो हमें पता चल चुका है।
अब हमें यहाँ पर जो है लास्ट लाइन पे आना है। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले हो तो डी को कितने % अंक मिले। अब हमें यहाँ पर पता है कि ए का रेशो जो है 9 है, बी का 10 है, सी का 8 है और डी का कितना है 10 है। मतलब यहाँ पर हमें जो अंक मिले हैं उनका है तो 270 अंक मिले, ठीक है, और रेशो में कितना है 9। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे और पूछा कि इसका डी को, तो मल्टीप्लाई क्या कर ले हम, डी का रेशो कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि डी को कितने अंक मिले। अरे एक को अंक मिले 270 और रेशो में कितने मिले 9, तो डिवाइड कर लिया। और निकालना किसका डी का, तो मल्टीप्लाई डी कर लिया। अगर डी का रेशो कितना है 10 है तो 10 करा, अगर सी का पूछता तो 8 करते और बी का पूछता तो फिर 10 करते। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि डी को कितने मार्क्स मिले। तो 9 से कितनी बार कैंसिल होगा, 30 बार, और 30 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा 300। अब हमें यहाँ पता चल चुका है कि डी को जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं 300, लेकिन हमें तो यहाँ पर ऑप्शन में परसेंटेज में, जैसे यहाँ पर क्या परसेंटेज में ऑप्शन है सारे, अगर नंबर में पूछता है तो 300, तो टोटल मार्क्स हमारे पास है 500। 500 में से मिले कितने हमें 300, तो परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। तो डी का क्या परसेंटेज, हम जैसे स्कूल में भी आपने बहुत बार निकाले होंगे तो कैसे इसी टाइप से निकालते हैं। तो 2 0 से 2 0 और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 60%। तो डी को कितने % अंक मिले यहाँ पर 60%। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो भी हम देख लेते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब हमें यहाँ पर एक 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी गिवन है, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ कितनी है 220 मीटर है, ये ट्रेन एक, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी गिवन है हमें 90 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बोला गया है तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म मतलब इंग्लिश में पुल, ठीक है। अब ये पुल है जिसकी लेंथ हमें पता है 230 मीटर है, को पार करने में कितना समय लेगी। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि समय, जब भी ये जो रेलगाड़ी होती, किसी भी प्लेटफॉर्म हो चाहे पुल हो चाहे अन्य रेलगाड़ी हो, जब भी किसी को पार करती है तो अपनी लंबाई के, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब वो कैसे, जैसे मान लो ये ट्रेन है, अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ होगी और यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब क्या होगा, ये इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार कर जाएगी। और ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 220 मीटर, 120 मीटर है ना, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 120 मीटर है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई का योग। मतलब यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 120 और 230, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 0, 2 और 3 5 और 1 और 2 3, मतलब 350 मीटर। अब हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, मतलब t बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में और दूरी जो है वो है क्या है मीटर में, तो इसको भी हम क्या करें मीटर पर, चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते, तो क्या होगा 90 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से कितनी बार कैंसिल होगा 18 पंजे 90 और 25, मतलब चाल कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर दूरी मीटर में और चाल क्या है मीटर पर सेकंड में, तो हम यहाँ पर समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है टाइम, दूरी कितनी है 350 और चाल कितनी है 25। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 14 बार, 14, तो समय कितना आएगा यहाँ पर 14 सेकेंड। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और आप कमेंट जरूर किया करो। आप कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट्स करके थोड़ा सा फीडबैक जरूर दिया कीजिए। थैंक यू।